हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइमन कमीशन। हम लोग पढ़ रहे थे लूसेंट और लूसेंट में पढ़ रहे थे पॉलिटी। तो ये हमारा पॉलिटी का टॉपिक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइमन कमीशन ये आया था 1927 में, जैसा कि आप देख सकते हैं 1927 में। व्हाट वाज इट, ये क्या था? तो अ ग्रुप ऑफ 7 ब्रिटिश मेंबर्स सेंड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया इन 1928 टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट इन 1990। मतलब ये एक 7 अंग्रेज सदस्यों की समिति, एक ग्रुप था जिनको भारत भेजा गया था। सरकार का जो 1999 वाला नियम था उसकी समीक्षा के लिए 1928 में भारत भेजा गया था। मतलब उसमें सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये देखने के लिए इसे 1928 में भेजा गया था। तो वाई इट वॉज अपोज्ड, इसका विरोध क्यों हुआ? ये आया था तो इसका विरोध भी हुआ था। क्यों हुआ था? सबसे पहले इट हैज़ नो इंडियन मेंबर, ऑल वर ब्रिटिश। मतलब जो भी 7 लोग ये आए थे इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, सभी के सभी अंग्रेज थे, कोई भारत का सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ। और इसके विरोध में एक स्लोगन भी फेमस हुआ, जो कि आप ये देख सकते हैं स्लोगन, ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट साइमन गो बैक। ठीक, साइमन वापस जाओ, इस विरोध का ये नारा फेमस हुआ उस समय। ठीक, उसके बाद मेजर लीडर हु अपोज इट, मतलब मुख्य विरोध करने वाले नेता। उस समय कुछ हमारी पार्टीज़ बनी हुई थी, नेता लोगों ने जो हमारी पार्टीज़ बना रखी थी, जिससे कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी थी उस समय, जो कि मोतीलाल नेहरू चला रहे थे। मुस्लिम लीग थी और लाला लाजपत राय उस समय के एक फेमस लीडर थे, जिन्होंने लाहौर में प्रोटेस्ट किया था और वॉज इंजर्ड इन पुलिस इन लाठीचार्ज एंड लेटर डाइड। और वहीं पे पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे लाहौर में, और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई और ये मर गए, डेथ हो गई इनकी। तो लाला लाजपत राय डेथ बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन फ्रीडम मूवमेंट। तो जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो उसके बाद फिर जो इंडियंस लोग थे वो और भी ज़्यादा भड़क गए। तो उसके बाद फिर मतलब फ्रीडम के लिए और ज़्यादा वो लोग बिल्कुल उत्साहित हो गए कि अब तो बिल्कुल फ्रीडम चाहिए ही चाहिए, आफ्टर द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। ठीक, और विरोध किसके द्वारा किया गया था, किन पार्टीज़ के द्वारा? तो सबसे पहले कांग्रेस मोतीलाल नेहरू के द्वारा और मुस्लिम लीग, ये दोनों से पार्टी चल रही थी। ठीक, उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन, सिफारिश। क्या मतलब इसमें आया था, क्या रिकमेंडेशन थी इसकी? सबसे पहले नो डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया, मतलब इंडिया को कोई डोमिनेंट का स्टेटस नहीं दिया जाएगा, मतलब तुम एक स्वतंत्र देश हो ऐसा नहीं बोला जाएगा। ठीक, एवोल्यूशन ऑफ डायरी इन प्रोविजंस, डायरीची जो लगी हुई थी, मतलब दुई तरह का शासन जो लगा हुआ था उस समय, उसको भी हटाने की कोई ऐसी बात नहीं कही गई थी। और मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस। नोट, दिस रिकमेंडेशन वर लेटर रिजेक्टेड बाय इंडियन लीडर। लेकिन ये इंडियन लीडर के द्वारा, मतलब मोतीलाल नेहरू के द्वारा और जो उस समय लीडर थे उनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक, इसका परिणाम क्या निकला, आउटकम? ड्यू टू हैवी प्रोटेस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेटर। तो भाई फिर इंडियन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इसका मन विरोध किया इसका, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाद में रखनी पड़ गई। एज अ रिस्पॉन्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वॉज फॉर्म लेटर। और उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना। तो अब हम आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार इस समय साइमन कमीशन को और रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आया था 1927, बना था 1927 में और आया था 1928 में इंडिया में। ठीक, सर जॉन साइमन के द्वारा भेजा गया था। मेंबर कितने थे?
7 थे और ऑल ब्रिटिश मेंबर थे, सारे अंग्रेज़ थे। और इसका विरोध किया गया था जितनी भी इंडियन पार्टीज़ थी, पहला कांग्रेस, दूसरा मुस्लिम लीग, और एक स्लोगन, एक नारा फेमस जो हुआ था वो था साइमन गो बैक। ठीक, और लाला लाजपत राय की इसमें मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद सारे इंडियन बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम के लिए अग्रेसिव हो गए थे, भड़क गए थे। एक फ्रीडम के लिए टर्निंग पॉइंट था वो, लाला लाजपत राय की डेथ होने के बाद। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसके बारे में जानते हैं। बेस्ड ऑन द साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड द वाइट पेपर ऑफ 1933, मतलब साइमन कमीशन को एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। सबसे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो रखी गई थी वो रखी गई थी 1930 में, सेकेंड हुई थी 1931 में, और फिर थर्ड हुई थी 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये साइमन कमीशन को ही वाइट पेपर कमीशन भी कहा जाता है। तो ये उसी पे ही बेस्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसके मेन फीचर क्या थे वो जानते हैं। ब्रिटिश इंडिया प्लस प्रिंसली स्टेट, मतलब भारत का एक संघ बनाने की योजना के लिए रियासतों ने सहमति नहीं दी। जो हमारे स्टेट थे और ब्रिटिश इंडिया के अंडर में जो स्टेट आ रहे थे जो थे, उन्होंने सहमति नहीं दी। सेकंड, डिवीज़न ऑफ पावर, पावर डिवीज़न बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविज़न, जैसे कि फेडरल, प्रोविज़न एंड कंसर्न लिस्ट। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन संघीय, प्रांतीय और संवर्ती सूची इस तरह किया गया। उसके बाद प्रोविजनल अथॉरिटी, प्रांतीय स्वास्थ्य, जैसे कि प्रोविज़न गेट मोर एटोनॉमी एंड डायरेची वॉज रिमूव्ड फ्रॉम प्रोविज़न, मतलब डायरेची को समाप्त कर दिया गया और स्वतंत्रता दी गई। स्वतंत्रता दी गई और डायरेची को प्रोविज़न से समाप्त कर दिया गया। ठीक, नंबर 4, डायरेची एट सेंटर, डायरेची वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंटर लेवल। अब केंद्र में दोहरे शासन लागू किया गया, मतलब डायरेची प्रोविज़न में हटा दी गई और सेंटर पे लगा दी गई। ये हुआ। 5th पॉइंट, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। सबसे पहला फेडरल असेंबली, जिसे बोला गया लोअर हाउस, और काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे बोला गया अपर हाउस। मतलब केंद्र में द्विशासनीय विधानमंडल बनाया गया, जिसका सबसे पहले संघीय सभा और राज्य परिषद नाम दिया गया। ठीक, सेंट्रल लेवल में 2 बनाए गए हाउस, सबसे पहले लोअर हाउस और दूसरा अपर हाउस। इस तरह बाईकैमरल लेजिस्लेचर बना। फ्रेंचाइजी, 6th पॉइंट, मताधिकार, लिमिटेड फ्रेंचाइजी, मतलब वोटिंग राइट्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन, मतलब सिर्फ जो उस समय वोट कर सकते थे वो केवल संपत्ति, शिक्षा और टैक्स देने वालों को वोट देने का अधिकार था। मतलब जिनके प्रॉपर्टी, टैक्स या एजुकेटेड थे, सिर्फ उन्हीं को ही वोटिंग राइट्स थे उस समय, लिमिटेड वोटिंग राइट्स। मतलब जो इसका कहने का मतलब है जो सीधा पढ़ा लिखा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता, जो टैक्स नहीं भरता वो वोट नहीं दे सकता, और जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है वो भी वोट नहीं दे सकता है। ठीक, 7th पॉइंट, ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ। इट वॉज प्रोपोज्ड बट नेवर कम इनटू इफेक्ट ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेशन बाय प्रिंसली स्टेट। मतलब ये प्रस्ताव रखा तो गया लेकिन रियासतें जो थी उन्होंने
असहमति नहीं दिखाई अपनी, जिसके कारण ये कभी लागू नहीं हुआ। ठीक। ऑल इंडियन फेडरेशन बट नेवर कम इनटू इफेक्ट, क्योंकि रियासतों ने मंजूरी नहीं दी, पर ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक। इम्पोर्टेंस, दिस वॉज द लास्ट एंड मोस्ट कम्प्रहेंसिव एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर इंडिया। यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए पारित अंतिम और सबसे विस्तृत अधिनियम था। बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के संविधान की नींव बना। और ये एक तरह से नींव बना स्वतंत्र भारत की। ठीक, एक बार इसका रिवीजन करते हैं। ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। डायरेक्ची हटा दी गई थी प्रोविज़न से और डायरेक्ची लगा दी गई थी सेंटर पे, और प्रोविज़न ऑटोनॉमी और स्वतंत्रता घोषित करी गई थी, एक तरह से ऑटोनॉमी। ऑल इंडियन फेडरेशन प्रपोज करी गई थी, पर नेवर कम इनटू इफेक्ट, वही हुआ कि इम्प्लीमेंट नहीं की गई थी। ठीक। लेजिस्लेचर बाई कैमरल लेजिस्लेचर आया था, अभी पढ़ा ना, लोअर हाउस अपर हाउस, और वोटिंग राइट्स लिमिटेड थे, टैक्स, प्रॉपर्टी और एजुकेशन के बेसिस पे। ओके, तो ये भी हो गया हमारा। अब हमारा आता है क्रिप्स मिशन, हम इसके बारे में जानेंगे। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन आया 1942 में। इसके बारे में क्या जानते हैं, बैकग्राउंड। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ब्रिटेन नीडेड इंडियन सपोर्ट, सो सर स्टैनफोर्ड क्रिस्प वॉज सेंड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया इन मार्च 1942। मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब चल रहा था, तब ब्रिटेन को भारत का समर्थन चाहिए था, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने स्टैनफोर्ड क्रिस्प को मार्च में 1942 में भारत भेजा गया। ठीक। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उनको सपोर्ट चाहिए था, तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स, इसीलिए इसका नाम भी क्रिप्स मिशन है, तो उनको भारत भेजा गया 1942 में ही, मार्च में। ठीक। पर्पस क्या था, पर्पस ऑफ द मिशन, क्यों भेजा गया, टू गेन इंडियन सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश वॉर एफर्ट, मतलब भारत से ब्रिटिश युद्ध में सहयोग प्राप्त करना। मतलब ब्रिटिश चाहता था कि भारत उसका सहयोग करे, जो भी उसका वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था उसमें। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं इसका मेन पर्पस ऑफ क्रिप्स मिशन। मेन पर्पस क्या था इस क्रिप्स मिशन का, डोमिनेशन स्टेटस आफ्टर द वॉर। मतलब मेन पर्पस क्या बोले कि मतलब क्या पर्पस लेकर आए थे, प्रपोजल क्या लेकर आए थे क्रिप्स मिशन में स्टैनफोर्ड क्रिस्प की, डोमिनेशन स्टेटस आफ्टर द वॉर, मतलब युद्ध के बाद भारत को आज अधिराज का दर्जा मिलेगा, मतलब फ्री कर देंगे कि अब तुम फ्री हो, फ्री कर दिया जाएगा कि अब तुम मेरे उसमें नहीं हो। दूसरा पॉइंट, राइट ऑफ प्रोविज़न टू ऑप्शन आउट ऑफ इंडियन यूनियन, मतलब कोई भी प्रांत भारत संघ से अलग हो सकता है और अपनी संविधान सभा बना सकता है। मतलब जो भी उस समय राज्य हैं वो ये चूज़ कर सकते हैं, तय कर सकते हैं कि उनको भारत में रहना है या किसी अपना अलग देश बनाना है या किसी और देश में जुड़ना है, अपना वो बना सकते हैं, जो भी वो करना है, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, मतलब एक संविधान सभा बनाई जाएगी जिसमें भारत के लोग होंगे। ठीक है, मतलब एक संविधा बनाई जाएगी जिसमें सिर्फ भारत के ही लोग होंगे, जो कि भारत के लिए ही होगी, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। फोर्थ पॉइंट, ब्रिटेन विल रिटेन कंट्रोल ड्यूरिंग वॉर, मतलब युद्ध के दौरान भारत सरकार का नियंत्रण बना रहेगा, युद्ध के बाद फिर वो इंडिया को फ्री कर देंगे, ऐसा उन्होंने 4 पॉइंट कहे। ठीक। वाई इंडियन रिजेक्टेड, लेकिन भारतीयों ने मना कर दिया, इसको ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि देखो भाई, जो समय पार्टी थी, जो हमारी पहली पार्टी थी कांग्रेस, उन्होंने कहा, प्रस्ताव को धोखा बताया, मतलब ये धोखा भी हो सकता है प्रस्ताव। युद्ध के दौरान भारत को स्वतंत्रता नहीं दी गई तो मतलब मान लो अभी युद्ध कर रहे हैं, बोल रहे हैं जब का युद्ध चलेगा तब का हमारा वो रहेगा कंट्रोल, युद्ध के बाद हम स्वतंत्र कर देंगे। एक बार तुम्हारा युद्ध हो गया, तुम फ्री हो जाओगे, तुम ना स्वतंत्र करो तो
उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा था, इंडियन कांग्रेस जो थे उन्होंने मना कर दिया। और उसमें गांधी जी ने कुछ कहा था, जो कि कहा था गांधी जी ने कहा, इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रेसिंग बैंक। यह एक गिरते हुए बैंक के बाद का तारीख का चेक है, मतलब पॉइंट है ना, ये गिरते हुए बैंक के बाद का तारीख का ये चेक है, ये इतना पॉइंट। ठीक, उसके बाद मुस्लिम लीग, उसने क्या कहा, मुस्लिम लीग को अलग पाकिस्तान की मांग का कोई जिक्र नहीं था। मतलब मुस्लिम लीग चाहती थी एक अलग राज्य पाकिस्तान बनाना, लेकिन उसमें कोई भी उसका नहीं किया गया जिक्र। तो उन्होंने भी भाई इसका मना कर दिया गया कि आप हमारी बात तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ठीक, परिणाम, आउटकम, इसका परिणाम क्या निकला, मिशन असफल रहा। और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई, जो कि हुई 8 अगस्त 1942 में। ठीक, ये जब असफल हो गया ये क्रिप्स मिशन इनका, तो उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हो गया 1942 में। इसमें क्या है याद रखना, 8 अगस्त अगस्त का महीना याद रखना, 8 तारीख याद रखना, 1942 तो क्रिप्स मिशन था ही था। और क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये याद कर लेना, क्विट इंडिया मूवमेंट कब चालू हुआ, 8 अगस्त 1942 में। ठीक, इसका रिवीजन बनता है, 1942 में आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया। क्यों भेजा गया, इंडियन का सपोर्ट चाहिए था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, पर्पस ये था। ठीक, और क्या, डोमिनेशन स्टेटस देंगे आफ्टर वॉर, ये कहा गया। ठीक, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पार्टियों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और गांधी जी ने एक बात कही, नारा नहीं, एक बात कही, इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रेसिंग बैंक। ठीक, रिजल्ट फेल हो गया। और इसके अगेंस्ट में क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो गई 8 अगस्त 1942 में। ये था हमारा क्रिप्स मिशन 1942। हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन 1946। तो कैबिनेट मिशन 1946 मतलब क्रिप्स मिशन 1942, 42 के बाद 46, 3, 4, 5 नहीं है 46। इसके बारे में जानते हैं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ब्रिटिश सरकार भारत को आज़ादी देना चाहती थी। ठीक, कैबिनेट मिशन लाया गया, जिसमें भी उन्होंने कहा कि अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो चुका है, अब ब्रिटिश सरकार भारत को आज़ादी देना चाहती है। उन्होंने भारत में संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक मिशन भेजा। ठीक, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रिटिश वांटेड टू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग टू सेंड द कैबिनेट मिशन। इसीलिए उन्होंने ये कैबिनेट मिशन भेजा कि अब भारत को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद स्वतंत्र किया जाए और एक संविधान उसके लिए बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस चालू किया जा सके। ठीक, तो अब मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन कौन कौन आया। सबसे पहले लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उस समय थे। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, इनको ही भेजा गया। क्रिप्स मिशन फेल हो गया, लेकिन फिर इनको दोबारा भेजा गया इसी में कैबिनेट मिशन में, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड थे उस समय। ठीक, और तीसरे भेजे गए एवी अलेक्जेंडर, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमरल्टी। तो ये दोनों तो मान लो याद कर लेंगे, कैबिनेट मिशन में 3 लोग भेजे गए थे। अलेक्जेंडर नाम याद आ जाएगा, क्रिप्स तो याद आ ही जाएगा, पिछला जुड़ा हुआ था, क्योंकि क्रिप्स के बाद ही कैबिनेट मिशन आया था। तो क्रिप्स और अलेक्जेंडर याद हो गया। फर्स्ट नेम बस थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लॉर्ड पेथिक लॉरेंस। लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, सिर्फ लॉरेंस ही याद कर लें, पेथिक लॉरेंस। 3 लोग आए। पर्पस ऑफ मिशन, अब इनका क्या पर्पस था, टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाए और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। टू फॉर्म अ इंटरिम गवर्नमेंट अंटिल इंडिपेंडेंस, भारत के लिए एक संविधान सभा बनाना और अंतरिम सरकार बनाना। अंतरिम सरकार मतलब इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब है, अंटिल लिखा है ना इंडिपेंडेंस, मतलब जब तक वो भारत को स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं उससे पहले एक सरकार बनाई जाए, ताकि जब देश आज़ाद हो जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूशन एक होना चाहिए,
ये कि हाँ ये संविधान है, ये इसको लोग संभाल लें, देश आज़ाद होने के बाद ये चीज़ ये लोग संभालेंगे, ताकि ये ना हो कि देश आज़ाद हो जाए और उसके बाद भारत में कौन क्या संभालेगा, किसी पे जिम्मेदारी ना हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, ऐसा ना हो। तो सबको जिम्मेदारी दी गई कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, ताकि जब देश आज़ाद हो जाए तो तुम इसका संभालोगे, तुम ये संभालोगे, तुम वो संभालोगे, सबको अलग अलग चीज़ संभालना है। ऐसा सबको एक लीडर बनाया जाएगा, अलग अलग वो बनाए जाएंगे डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज जिसे बोलते हैं, तो जो इनका अलग अलग काम होगा। तो उसी को बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। देश आज़ाद होने से पहले एक गवर्नमेंट जो देश आज़ाद होने के बाद संभाल सके, ऐसे ना हो कि आज़ाद हो जाए और कोई किसी के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। ठीक। मेन पर्पस यूनाइटेड इंडिया, भारत को एक संघ करना, यूनियन ऑफ इंडिया के रूप में रखा जाए। ठीक। 3 टायर गवर्नमेंट बनाई गई, गवर्नमेंट प्रोविज़न और ग्रुप ऑफ प्रोविज़न, इसमें मुस्लिम मेजर प्रोविज़न एज ग्रुप बी और सी। ठीक। मतलब इनका मेन पर्पस तो था पहले तो भारत को एक संघ करना, यूनियन ऑफ इंडियन की तरह यूनाइटेड इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया के रूप में रखना। दूसरा 3 टायर गवर्नमेंट, इसमें सेंट्रल प्रोविज़न और ग्रुप ऑफ प्रोविज़न बनाए जाना। ग्रुप ऑफ प्रोविज़न में आ गया हमारा मुस्लिम। तीसरा क्या है, डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन टू बी हैंडल्ड बाई सेंटर। सब्जेक्ट का विभाजन हुआ, जो एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन है वो जो सेंट्रल है, सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी। एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी। 4th पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली विल ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनाई जाएगी उसका काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। ड्राफ्ट का मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। और इंटरिम गवर्नमेंट विल बी फॉर्म विद इंडियन लीडर्स, वही ना। इंटरिम गवर्नमेंट यानी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे जिनका लीडर होगा, एक ना एक कोई बनाया जाएगा, और वो इंडियन ही लीडर में से चुने जाएंगे। उस समय जो इंडियन लीडर चल रहे थे उन्हीं में से किसी को बनाया जाएगा हर उसका इंडियन लीडर्स। ठीक। रिएक्शन क्या हुआ, प्रतिक्रिया। कांग्रेस एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बट अपोज ग्रुप ऑफ प्रोविज़न। कांग्रेस ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ लोगों ने, ग्रुप थे उसमें और भी बने हुए थे, उन्होंने मना कर दिया। दूसरा मुस्लिम लीग इनिशियली एक्सेप्ट, पहले तो उसने एक्सेप्ट कर लिया बट लेटर रिजेक्ट एंड डिमांड पाकिस्तान, बाद में उसने मना कर दिया और पाकिस्तान की डिमांड करने लगी कि उसे पाकिस्तान चाहिए। इम्पोर्टेंस क्या, इसी के आधार पर संविधान सभा की स्थापना हुई, मतलब संविधान सभा बनाई गई। इससे पहले भारत की अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट बनी 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब कैबिनेट मिशन आया था 1946 को, और जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी वो भी 1946 को ही बनी। डेट क्या रखनी है, 2 सितंबर। सितंबर याद रहेगा, 2 तारीख, मतलब लगभग महीने की शुरुआत में, बस 1 तारीख छोड़ के 2 तारीख। 2 सितंबर 1946, 1 तारीख छोड़ के दूसरी तारीख को ही सितंबर के महीने में 1946 में ही जब ये हमारा आया था, तभी इंटरिम गवर्नमेंट भी बनी कैबिनेट मिशन। इम्पोर्टेंट रिवीजन पॉइंट 1946 में आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया। 3 लोग भेजे गए, लॉरेंस क्रिप्स अलेक्जेंडर, नाम याद रखना, लॉरेंस क्रिप्स अलेक्जेंडर। इससे पहले मिशन का नाम था क्रिप्स, जो कि 1942 में आया था, ये 1946 में आया। ठीक। मेन एम इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और इंटरिम गवर्नमेंट, यानी देश आज़ाद होने से पहले एक गवर्नमेंट होनी चाहिए और उसको चलाने के लिए एक संविधान होना चाहिए। ठीक। पाकिस्तान डिमांड रिजेक्टेड बाय मिशन, मतलब मुस्लिम गवर्नमेंट, अरे सेटअप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और इंटरिम गवर्नमेंट, जो कि 2 सितंबर 1946 को बनी।
अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं माउंट बैटन प्लान। माउंट बैटन प्लान जो कि 1946 में हुआ। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946, उसके लगातार लाइन से लगे हुए हैं। 1947 में माउंट बैटन प्लान आ गया और ये सीधा आया जून में, वो भी 3 जून को। ठीक है, माउंट बैटन प्लान आया 3 जून 1947 में। बैकग्राउंड जानते हैं इसके बारे में आप। आफ्टर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो गया क्योंकि भाई मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी, और भी कुछ ग्रुप थे उन्होंने भी मना कर दिया, सिर्फ इंडियन कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था। उनको आइडिया अच्छा लगा था, इसलिए आया माउंट बैटन प्लान। कैबिनेट मिशन फेल एंड द इंक्रीजिंग वायलेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, द ब्रिटिश डिसाइड टू ट्रांसफर पावर क्विकली। इंडिया वॉज ऑन द एज ऑफ सिविल वॉर ड्यू टू कम्युनल टेंशन। क्या हुआ भाई, कैबिनेट मिशन असफल रहा। और तो अब पढ़ते हैं हु प्रपोज इट, मतलब लॉर्ड माउंट बैटन द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया प्रेजेंट दिस प्लान, और 3 सितंबर 1947, मतलब भारत के अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंट बैटन ने ये लाए थे। कब लाए थे? 1947 में 3 जून को ये योजना उन्होंने पास करी। ठीक, मेन प्रपोजल ऑफ माउंट बैटन प्लान क्या था? सबसे पहले पार्टीशन ऑफ इंडिया। 1947 सबको अच्छे से याद होगा, डेट देश आज़ाद हुआ था, तो लॉर्ड माउंट बैटन प्लान आया था, उसी के ही चलते ही देश आज़ाद किया। देश अलग अलग हो गया था, पाकिस्तान अलग हो गया था, इंडिया अलग हो गया था, सबको पता है, क्योंकि मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी। लॉर्ड माउंट बैटन के चलते ये हुआ था 3 जून 1947 को ये प्लान आया। पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक, भारत का विभाजन 2 देशों में, भारत और पाकिस्तान में किया जाएगा। ठीक, सेकंड, प्रोविज़न कैन चूज़ वेदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, मतलब जो राज्य हैं, प्रांत हैं, वो चूज़ कर सकेंगे कि वो इंडिया में जुड़ना चाहते हैं या पाकिस्तान में जुड़ना चाहते हैं। ठीक, तीसरा, बंगाल और पंजाब विल बी डिवाइडेड, बंगाल और पंजाब का भी विभाजन हो गया। चौथा पॉइंट, सिंध और NWFP मतलब नॉर्थ वेस्ट के जो लोग थे, और बलूचिस्तान ये जो था, ये चूज़ टू ज्वाइन पाकिस्तान, इन लोगों ने पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया। सिंध, नॉर्थ वेस्ट और बलूचिस्तान, दे आर ज्वाइन पाकिस्तान। ठीक, वही नॉर्थ वेस्ट और सैलहत विच वॉज अ पार्ट ऑफ असम, ये जो सैलहत है ये असम का पार्ट है। इनमें दोबारा जनमत संग्रह कराया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और सिलहत में जनमत संग्रह होगा, दोबारा वोटिंग वगैरह होगी कि उनको कहाँ वगैरह जाना है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेपरेट फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया के लिए अलग और पाकिस्तान अपना अलग बनाई जाएगी। ठीक, एक्सेप्टेंस, कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया, और सिख लीडर थे, ऑल एक्सेप्ट द प्लान्स, अब सबने एक्सेप्ट कर लिया। पहले नहीं किया था, अब सबने भाई कर लिया, क्योंकि अब अलग पाकिस्तान की डिमांड हो गई। ठीक, इम्पोर्टेंस, इट लीड डायरेक्टली टू इंडिपेंडेंस इंडिया 1947। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे सबको पता है 1947। ठीक, पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, यह योजना के आधार पर भारत स्वतंत्र हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत स्वतंत्र कर दिया गया और पाकिस्तान एक अलग राज्य बना दिया गया, राज्य कह रहे हैं, सॉरी, देश बना दिया गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, 3 जून 1947 में आया, लॉर्ड माउंट बैटन लेकर आए, पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ हो, इसमें मुस्लिम लीग ने जो डिमांड किया था वो भी उनको मिल गया, कांग्रेस, मुस्लिम और सिख सब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और इसी के चलते इंडिपेंडेंस डे एक्ट 1947, जो कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, और ये एक्ट भी बना, और इंडिया पाकिस्तान बिकम इंडिपेंडेंट नेशन, मतलब इंडिया और पाकिस्तान एक अलग नेशन बन गए। तो ये हमारा ख़त्म हो गया माउंट बैटन प्लान भी। तो अगर आपको समझ में आया हो
तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में कुछ कहना चाहते हो तो कहिएगा। और हाँ, ज़रूरी बात, इसकी पीडीएफ आपको नीचे मेरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ डाल दूंगा और उसका लिंक मैं नीचे अपने वीडियो में लगा दूंगा। तो आप ये रिवाइज़ कर सकें उसके लिए आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे इस पीडीएफ को ओपन करिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल में खुलेगा और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा और आप इससे इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। ये नोट्स हैं बढ़िया अच्छे से मैंने जो बनाए हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी ये, और आप इसको अच्छे से पढ़िएगा दोबारा, जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। अगर आपको कुछ समझ में अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाने का तरीका तो ज़रूर वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में, अगले के टॉपिक के बारे में जानेंगे। बाय बाय।